श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सदो सतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम। मित्रों, ग्रह चाल में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं ज्योतिष। ये विषय मैंने जो लिया है वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है ये बहुत ही प्राचीन है। क्या है कि कुछ लोगों को इस पर भी भरोसा नहीं होता है। संसार में तरह तरह के लोग हैं मित्रों। क्या है कि देखिए, अब जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तत्व अविनाशी है, और यही साइंस ने भी बोला है। तत्व मतलब उपनिषद में, हमारा जो उपनिषद है चंद्रोदय उपनिषद में करीब 600 ईसा वर्ष पूर्व ये उल्लेख है उसमें 56वें अध्याय में कि तत्व असी यानी तत्व अविनाशी है। हमारा विज्ञान भी यही कहता है। क्या कहता है? उसको इंग्लिश में बोला एलिमेंट। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, गोल्ड और कार्बन विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि तत्व जो है अविनाशी है, उसको किसी केमिकल रिएक्शन से। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन की बात आई, यानी ऑक्सीजन क्या है? वायु। तो वायु तत्व की चर्चा की जाती है। हमारा जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो यानी हमारा जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, अग्नि तत्व में समाहित कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारी प्राणवायु है वो जा करके विलीन हो जाती है। आज वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की कि हम आज वीडियो कॉल के माध्यम से दूर बैठे हुए भी देख सकते हैं, और हमारी जो साउंड है उसको भी कैच कर लिया हमारे मोबाइल ने या नेटवर्क ने। अब यहाँ तक विज्ञान अभी नहीं पहुँच पाया कि जो प्राणी की डेथ हो जाती है वो उसकी आवाज़ कैच कर सके कि वो कहाँ पर है और क्या है। उसका एक रीज़न है। क्या है कि हम हमारी जो वायु तत्व है या जो कुछ भी है वो हमारा, हम चूँकि एक माध्यम होता है और वो माध्यम छूट गया। माध्यम क्या है? शरीर है। वायु हमारे शरीर में है तो हम बोल रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा। लेकिन जब हमने जब मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है और वायु तत्व, प्राण वायु चली जाती है, तो अब उसके बोलने के लिए कोई साधन तो है नहीं, तो उसको कैसे कैच किया जाएगा? अभी विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँचा है मित्रों। ये तो हो गई एक तत्व की बात। अब मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। आज हम लोग जो है, अभी हमने कुंडली के बारे में सीखा, कुंडली के 12 भावों के बारे में सीखा, हमने राशियों के बारे में सीखा, हमने नक्षत्रों के बारे में सीखा और उनकी उपयोगिता के बारे में सीखा। आज हम जो ग्रह हैं, जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि किस ग्रह का क्या स्वभाव है और कैसे ये असर करते हैं हमारे जीवन पर। आज ग्रहों की मैत्री के बारे में चर्चा करेंगे हम। ग्रहों की मैत्री मतलब जैसे एक सांसारिक जीवन में हमारी आपकी मैत्री या शत्रुता या समता होती है, इसी तरह ग्रहों में भी यही स्वभाव है। तो मैत्री 3 तरह की होती है। एक नैसर्गिक मैत्री, दूसरी तात्कालिक मैत्री और तीसरी है पंचधा मैत्री। अब आप कहेंगे भाई नैसर्गिक मैत्री क्या है? नैसर्गिक मैत्री ये है कि जैसे राम श्याम के मित्र हुए, ये नैसर्गिक मैत्री हो गई। अब तात्कालिक मैत्री क्या है कि कोई व्यक्ति किसी मित्र के यहाँ गया और उसके साथ में कोई उसका दोस्त गया। अब जो जिस मित्र के घर में गया तो उस मित्र
का उसके दोस्त से मित्रता तो नहीं है, लेकिन जब वो साथ में आया है, उसके घर में आया है, तो मित्र बन गया। समझने का मतलब, तो इसको तात्कालिक मैत्री कहेंगे, यानी तत्काल मैत्री हुई है। इसके बाद ग्रहों की मैत्री को और गहराई से देखने के लिए हम पंचधा मैत्री बनाते हैं ग्रहों की। पंचधा मैत्री कैसे बनेगी? नैसर्गिक मैत्री को तात्कालिक मैत्री से जोड़ देंगे तो पंचधा मैत्री बन जाएगी। और कुंडली के विश्लेषण में या कुंडली को विशेष रूप से कुंडली को फलादेश करने के लिए हमें पंचधा मैत्री की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो नैसर्गिक रूप से मित्र हों, लेकिन पंचधा मैत्री में जाकर के वो शत्रु हो जाएं या सम हो जाएं ग्रह आपस में। तो इसलिए हमें पंचधा मैत्री को निकालना पड़ता है। पंचधा मैत्री के मतलब यानी पंच लोग होते हैं, पंचों से मिलकर के सरपंच बनते हैं, तो इसी तरह उनकी पंचधा मैत्री निकालते हैं। यानी कि नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री को हम का योग करके जो परिणाम निकलता है वो पंचधा मैत्री ग्रहों की होती है कि आपस में इनकी अब पक्की दोस्ती है। इस कुंडली में, दूसरी कुंडली में हो सकता है चेंज हो जाए, वो दूसरे भाव में चेंज हो जाए, किंतु पर्टिकुलरली जब हम एक किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं तो उसमें हम नैसर्गिक मैत्री को ध्यान में रखते हुए और तात्कालिक मैत्री को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की पंचधा मैत्री को निकालते हैं। अब नैसर्गिक मैत्री किन किन ग्रहों की किन से है? जैसे सूर्य हुए, सूर्य के जो मित्र हैं वो हैं चंद्र, मंगल और गुरु। और सूर्य के जो समग्रह में आते हैं, मतलब जिनसे ना दोस्ती ना दुश्मनी, वो हुए बुध। और शत्रु ग्रह कौन से हैं सूर्य के? वो हैं शुक्र और शनि। इसी तरह चंद्र के मित्र कौन हैं? सूर्य और बुध। और चंद्र के समग्रह कौन से हैं? मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, क्यों? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है, माँ की किसी से शत्रुता नहीं होती है, मन है हमारा, है कि नहीं, जो माँ का रूप है। इसी तरह मंगल की मित्रता है सूर्य, चंद्र और शनि से। और समता किससे है मंगल की? शुक्र और शनि से। और शत्रुता किसकी है? वही मंगल की गुरु से शत्रुता रखते हैं। मंगल सेनापति है ना, तो सूर्य से तो मित्रता है गुरु की, राजा की तो मित्रता है, लेकिन मंगल गुरु को नहीं मानते, वो तो सेनापति हैं, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, शुक्राचार्य से उनकी समता है। बुध की मित्रता है सूर्य से और शुक्र से, और समता है मंगल, गुरु और शनि से। और बुध शत्रुता रखते हैं चंद्र से। अब यहाँ देखिए कमाल की बात, यानी चंद्रमा तो बुध से मित्रता रखते हैं, चंद्रमा का के सूर्य और बुध मित्र हैं, लेकिन बुध यहाँ पर चंद्रमा से शत्रुता नैसर्गिक रखते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे मन में तो किसी का भाव जो है मित्रता का है, लेकिन अब उसके अंदर हमारे प्रति क्या भाव है ये उस पर निर्भर करता है। इसी तरह गुरु की जो मित्रता है वो सूर्य से, चंद्र से और मंगल से है, और समता है शनि से, और शत्रुता है बुध और शुक्र से। शुक्र की मित्रता बुध देव से है और शनि देव से है, और समता है मंगल से और गुरु से। और शुक्रदेव की जो शत्रुता है वो है सूर्य और चंद्रमा से। शनिदेव हुए, शनिदेव की मित्रता बुध देव और शुक्रदेव से है, और इनकी समता जो है वो गुरु बृहस्पति जी से है, और ये शत्रुता शनिदेव रखते हैं सूर्य से, चंद्र से और मंगल से। तो ये इस तरह से एक ग्रह मैत्री हो गई। अब ग्रह मैत्री हमने जान ली। अब तात्कालिक मैत्री कैसी होती है? तात्कालिक मैत्री होती है जो तत्काल जो है मित्र बने हों या शत्रु बने हों। तो जैसे कोई ग्रह है, तो वो ग्रह
जिस ग्रह से, मान लीजिए कोई ग्रह के बारे में हमें पता करना है कि सूर्य मंगल का मित्र है या तात्कालिक रूप से या शत्रु है, तो जो ग्रह जिस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो वो आपस में तात्कालिक मित्र हो जाते हैं। कैसे? हमने जैसे आपको एक ये भाव दिखाए थे, ये भाव हो गए, 12 भाव हैं। अब कोई ग्रह किसी से, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा है और यहाँ पर मान लीजिए बुध बैठा है, तो सूर्य से दूसरे भाव में बुध है, तो हमने बताया कौन कौन से भाव बताए थे आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा और 10वां और 11वां और 12वां, तो ये भाव हुए। तो इन भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है उस ग्रह से गिनना पड़ेगा। जैसे अगर जो ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह यहां बैठा, तो इससे दूसरा गिनेंगे 1 2, ये नहीं, ऊपर से नहीं गिनेंगे, इससे गिनेंगे 1 2। अब वो चौथे भाव में भी वो मित्र बन रहा तात्कालिक रूप से, तो 3 4, इस तरह से गिनती करते हुए कागज पे नोट करेंगे कि इनकी तात्कालिक रूप से मित्रता बन रही है या समता हो रही है या शत्रुता हो रही है। अच्छा, पहला पॉइंट तो मित्र के बारे में, तात्कालिक मित्रता के बारे में हमने बता दिया। अब शत्रुता कैसे होती है तात्कालिक? जो ग्रह जिस ग्रह से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में स्थित होता है, वो तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सूर्य है और वो यहां शुक्र, यहां लिखा हुआ है शुक्र, तो सूर्य से गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब सूर्य लिखा हुआ है यहाँ लग्न में, मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है और सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, तो सूर्य से गिनेंगे गिनती 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें में शुक्र बैठा हुआ है। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोई ग्रह अगर किसी ग्रह से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में स्थित होता है, तो वो आपस में तात्कालिक शत्रु बन जाते हैं। ठीक, एक और भी है इसी में कि अगर कोई ग्रह एक साथ बैठे हैं, अगर वो एक साथ बैठे हैं तो भी वो शत्रु हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में आप देखिए, मंगल और शुक्र द्वादश भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? मंगल शुक्र का वैसे तो नैसर्गिक मैत्री में सम है, किंतु तात्कालिक मैत्री में एक साथ बैठ जाने से ये शत्रु बन गए हैं एक दूसरे के। राइट, समझ में आया होगा आपके। इसी तरह मतलब जैसे मान लीजिए बुध हैं, तो बुध क्या है, कहाँ बैठे हैं? 11 नंबर राशि में। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर राशि की संख्या, इन भावों में राशि की संख्या रहती है, भाव संख्या नहीं होती है, राशि संख्या पड़ी होती है। तो उस राशि संख्या का हम स्वामी देखते हैं कि इसका स्वामी कौन सा ग्रह है। जैसे मान लीजिए बुध देव हैं, 11 नंबर राशि में बैठे। अब 11 नंबर राशि कौन सी हुई? कुंभ। राशियों के हमको सीरियली याद रखना पड़ेंगे, तब हम थोड़ा सा ये कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी हमको। जैसे राशियों का क्रम याद करना पड़ेगा। पहला क्रम क्या होता है? मेष। दूसरा क्रम क्या होता है? वृषभ। तीसरा मिथुन। चौथा कर्क। पांचवा सिंह। छठवां कन्या। सातवां तुला। आठवां वृश्चिक। नवां धनु और 10वां नंबर है मकर का, और 11वां कुंभ का और 12वां मीन का। इस तरह से 12 राशियां हैं और ये 12 हाउस हैं, तो इनमें राशियों के नंबर पड़े होते हैं। अब जैसे बुध है, बुध कहाँ बैठा हुआ है? 11 नंबर राशि में। अब 11 नंबर राशि के स्वामी कौन है? हमें स्वामी भी जानना होंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य सिंह राशि के स्वामी है। सिंह राशि का नंबर है 5, यानी 5 नंबर जहाँ लिखा होगा वो सूर्य की राशि है, उसके स्वामी है वो। और चंद्र जो है 4 नंबर, यानी कर्क के जो है स्वामी है। इसी तरह मंगल 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, यानी 1 नंबर मेष और 8 नंबर वृश्चिक। बुध की 2 राशियों के स्वामी है,
3 नंबर और 6 नंबर, यानी 3 नंबर का मतलब हुआ मिथुन और 6 नंबर का मतलब कन्या। और गुरु गुरु महाराज हैं 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, यानी धनु और मीन। शुक्र शुक्र को राशियां मिली हुई हैं 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला। शनि को भी 2 राशियां मिली हैं 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि मकर और कुंभ। तो इस तरह से हम राशियों का सीरियल और उनके स्वामियों को भी याद करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि किस भाव में कोई ग्रह जो बैठा है वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं साहब? बुध 11 नंबर राशि में बैठे हैं। 11 नंबर के स्वामी कौन है? शनि। तो बुध को क्या बोलेंगे हम कि बुध जो है अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। शनि के, अभी हमने नैसर्गिक मित्रता बताई थी, तो शनि के बुध क्या हैं? नैसर्गिक मित्र हैं। तो इसको हम जब देखेंगे तो इसमें नैसर्गिक मित्रता लगाएंगे। जब कुंडली का विश्लेषण डिटेल करेंगे तब हम तात्कालिक मित्रता भी निकालते हुए और योग करते हुए पंचधा वो मैत्री निकालेंगे। तो आपको कुछ हो सकता समझ में आया हो सरल भाषा में। क्या है, कुंडली में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर सकें। भाई आज के समय में क्या है कि पंडित जी ने जो बता दिया वो मान लिया। अब इस भाषा को भी हमें समझना जरूरी है। भाई हम लोग पढ़े लिखे जमाने के आदमी हैं। अब पंचधा मैत्री कैसे बनेगी? पंचधा मैत्री को हमने बताया कि नैसर्गिक मैत्री को और तात्कालिक मैत्री को जोड़ देंगे हम, तो पंचधा मैत्री बन जाएगी। अब जैसे कोई नैसर्गिक कोई ग्रह जो है, मान लीजिए सूर्य और चंद्र मित्र हैं, तो ये नैसर्गिक मित्रता है उनकी, ठीक है। अब अगर वो जो है कहीं तात्कालिक मैत्री में सम हो जाते हैं या शत्रु हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला है, वो है मित्र यानी नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता दोनों को जोड़ने में वो ग्रह अधिमित्र हो जाते हैं, सर्वाधिक मित्र। और मित्र धन अगर उनकी दूसरा सम है, सम जोड़ेंगे तो मित्र बनेंगे। मित्र धन शत्रु जोड़ेंगे तो एक मित्र हो गया, एक शत्रु, तो हम भाई इसको सम कहेंगे, सम है। और सम धन मित्र को मित्र हो गए, सम धन शत्रु शत्रु हो गए, शत्रु धन मित्र क्या हो गए भाई? इसमें सम हो जाएंगे कि शत्रु, अभी हमने बताया था कि मित्र धन शत्रु, इधर हमने उल्टा कर दिया कि शत्रु धन सम, तो ये भी सम हो गए। और शत्रु धन शत्रु मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अधिशत्रु। तो ये इस तरह से पंचधा मैत्री को हम निकालते हैं। कब? जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कि कुंडली को देखते हैं कि गहराई में जाते हैं कि भाई इनकी वास्तविक रूप से ये इस भाव में या इस ग्रह में बैठे हैं। आप 2-2 ग्रह या 3-3 ग्रह, तो ये आपस में पंचधा मैत्री में मित्र बन रहे हैं या शत्रु बन रहे हैं, और उसी को हम काम मतलब मुख्य रूप से लेके चलते हैं। अब ग्रहों का क्या है कि ग्रह जो हैं बकरी ग्रह होते हैं या मार्गी ग्रह होते हैं। अब बकरी और मार्गी क्या है? बकरी मतलब हिंदी में कहना चाहिए उल्टा चलना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कोई ट्रेन मान लीजिए किसी स्टेशन पर खड़ी है और दूसरी ट्रेन बगल से निकल रही है, तो हमको ये लगने लगता है कि जिस खड़ी हुई ट्रेन में हम बैठे हैं कि जैसे हमारी ट्रेन चल रही हो और वो खड़ी हो। तो ये क्या हो जाते हैं? ये बकरी हो जाते हैं, यानी उनकी चाल उल्टी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलने लगते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह भाव संख्या चतुर्थ में वो ऐसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज हमने बताया था आपको, वो ऐसे चल रहा था ग्रह। मान लीजिए गुरु ग्रह ऐसे चल रहे थे और चतुर्थ भाव में वो बकरी हो गए। तो वो बकरी हो गए। बकरी क्यों होते हैं ग्रह? वो बकरी ग्रह ऐसे होते हैं जब कोई जैसे सूर्य क्रॉस करेगा या कोई ग्रह क्रॉस करेगा तो वो उनकी चाल धीमी हो जाएगी, तो वो धीमी होकर के वो उल्टा चलने लगेंगे। तो अब सूर्य यहाँ को न जाएंगे, मतलब चतुर्थ भाव से पंचम को न जाएंगे, वो तृतीय भाव की तरफ जाएंगे। और फिर यही फिर कोई ग्रह निकलता है सामने से स्पीड में, तो वो उसको उसकी वक्रता खत्म कर देता है, उसकी उल्टी चाल सीधी हो जाती है। समझ में आया होगा आपकी। तो बकरी ग्रह होते हैं। और मार्गी ग्रह मतलब जो अपने मार्ग में सीधे चल रहे हैं, जहाँ से मतलब
मान लीजिए पहले भाव से दूसरे भाव में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से वो चले जा रहे हैं, वो मार्गी ग्रह हो गए। अब अस्त ग्रह कब होते हैं? जब सूर्य जो है कि सामने कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। कैसे? सूर्य क्या है? प्रकाश पुंज है। अब प्रकाश पुंज के सामने आप एक दीपक जला दें तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो जैसे आप मान लीजिए ज़्यादातर सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो बुध है, मरकरी है, तो वो ज़्यादातर अस्त ही होता रहता है ना। जब आप देखेंगे कि उस पर कुंडली में तो एक चिन्ह बना होगा ऐसा नीचे की तरफ, यानी ये अस्त हो गया। सूर्य देखा होगा। अब सूर्य की डिग्री मान लीजिए उस ग्रह में बुध है, बुध मान लीजिए 10 डिग्री पे बैठा है, और सूर्य की डिग्री जो अंश है वो लिखा हुआ है 15 डिग्री, यानी सूर्य उसको क्रॉस करके आ गया। तो जैसे ही क्रॉस किया होगा 10 डिग्री पे, 8 डिग्री पे, तभी वो अस्त हो गया, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब ये साहब आप कहेंगे अस्तित्व समाप्त हो गया तो ये ग्रह क्या हमारी कुंडली में किसी काम का नहीं रहा? ऐसा नहीं है। क्या है कि वो उस समय वो अस्त हो गया है, तो उसकी जो पावर है वो सूर्य में चली गई है, यानी बुध की पावर आपको सूर्य देंगे। इसके बाद जब सूर्य आगे निकल जाएंगे तो वही ग्रह फिर अस्त से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो फिर वो पूरा फल स्वयं देने लगेगा। तो ये अस्त का हो गया। अब इसके अतिरिक्त ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं। दृष्टियां क्या है? जैसे मान लीजिए कोई किसी का कोई पिता है, वो घर की फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है ऊपर, और नीचे बेटा बैठा है और सिगरेट धोंक रहा है या उसका सिगरेट पीने का मन है तो वो एकदम से पहले सोचेगा कि पिताजी तो ऊपर बैठे हैं यार, देख रहे होंगे, या धुएं की स्मेल ना आ जाए, तो वो रुक जाएगा। तो क्या हो गया कि पिताजी की दृष्टि है नीचे, पिताजी बैठे जरूर ऊपर है लेकिन नीचे का ध्यान है उनको कि नीचे बेटा है क्या कर रहा, इस बात पे। तो इसी तरह ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं। अब एक सीधी दृष्टि होती है जो 180 डिग्री पे होती है, जिसको हम सातवीं दृष्टि बोलते हैं। अब कोई ग्रह मान लीजिए इस भाव में बैठा है, लग्न भाव में, तो उसकी सीधी दृष्टि कौन सी होगी? सप्तम भाव पे, यानी 180 डिग्री पे, क्योंकि हम सीधा तुरंत देख लेते हैं। हम अपने घर के बालकनी में बैठे हैं तो सामने वाले घर को हम देख लेते हैं कि कौन है सामने बालकनी में। तो हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं, और 2 ग्रह जो मेलाफाइड ग्रह हैं, राहु और केतु, उनकी बात ही अलग है। 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उनमें कौन है? एक तो हमारे गुरु महाराज हैं बृहस्पति, इनकी 3 दृष्टियां हैं। ये जहाँ बैठते हैं तो सीधे तो देखते ही हैं, और थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, थोड़ी इधर भी देख लेते हैं। मतलब उनकी 7वीं दृष्टि है, और 5वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि है। तो ये गुरु महाराज की दृष्टि है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पर, तो ये सप्तम भाव को देखेंगे, यानी इस 7वें भाव को देखेंगे, और साथ साथ पंचम भाव को भी देखेंगे, यानी इस पंचम भाव को भी देखेंगे, और साथ साथ ये 9वें भाव को भी देखेंगे गुरु महाराज। यानी अब इनकी दृष्टि, अब पंचम भाव क्या है? संतान भाव है। तो गुरु लग्न में बैठे हुए हैं तो वही संतान कारक हैं, संतान को ज्ञान देने वाले, सब कुछ करने वाले। और सप्तम भाव को देख रहे हैं तो पत्नी भाव है, यानी देख रहे हैं कि उसका विवाह हो गया नहीं, ये विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन ठीक से चले, ये उनकी दृष्टि शुभ दृष्टि पड़ेगी। इसी तरह 9वें भाव पे भी उनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न में बैठ करके। तो 9वां भाव क्या है? 9वां भाव हमारा भाग्य का भाव है। तो गुरु महाराज का ये रहेगा कि इसका भाग्य अच्छा चल रहा कि नहीं, खुल रहा कि नहीं। पिता का भी भाव है, भाई इसके पिताजी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, है ना। तो ये ग्रहों की दृष्टियाँ, तो गुरु की दृष्टि मैंने समझा। इसी तरह से मंगल की दृष्टि कौन सी होती है? मंगल की सप्तम दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है। अब 4थी 8वीं दृष्टि कहाँ होगी? मान लीजिए मंगल लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी उसकी सुख भाव पर है मंगल की दृष्टि, ठीक है। और 4थी दृष्टि होगी, और 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम दृष्टि हो गई सप्तम भाव पे, और 8 अष्टम भाव पे भी दृष्टि हो गई मंगल देव की।
तो इस तरह से जो जिन भावों को देखेंगे जो ग्रह, तो उनका जैसा नेचर है या जिस स्थिति में है, उस स्थिति का वो फल प्रदान करने लगते हैं। इसी तरह से शनिदेव की भी 3 दृष्टियां दी गई हैं। उनकी दृष्टि है 3, 7 और 10, मतलब 7 तो कॉमन है, और तीसरी भी दृष्टि है शनि। मान लीजिए शनिदेव इस भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि कैसे गिनेंगे? एक, पहले उसी को एक गिनेंगे, 1, 2, 3, यानी दसम भाव पे तीसरी आ गई। इसके बाद 4, 5, 6, 7, यानी द्वितीय भाव यानी धन भाव पे शनि जी की दृष्टि है आपके। अब वो धन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये बात की बात है। धन भाव पे आ गई। अब इसके बाद 10वीं, 7 के बाद 8, 9 और 8, 9 और 10 सुख भाव पे भी है, यानी आपके सुख को शनिदेव बढ़ाएंगे या घटाएंगे। वो किस स्थिति में बैठे हैं, नीच की तो नहीं हो गए हैं, उच्च राशि में हैं, क्या है? हालांकि शनिदेव उच्च राशि में, शनिदेव का काम उल्टा है, मतलब वो शनि शनि चलते हैं और काम उल्टा करते हैं। शनिदेव अगर बली हैं तो शनिदेव किस चीज़ के दाता है? वो दुखों के अधिष्ठाता है। तो वो अगर बली हो गए हैं कुंडली में, तो वो दुख को बताइए घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? वो बढ़ा देंगे। तो ऐसे शनिदेव का कमजोर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? तो ये जो है मैंने आपको दृष्टियों के बारे में बताया, तात्कालिक मैत्री बताई, नैसर्गिक मैत्री बताई, पंचधा मैत्री बताई। अब इसके अलावा जो है हम अब आगे हम सोचते हैं कि आप लोगों को कुछ अंक शास्त्र के बारे में भी बताया जाए। अंक विज्ञान क्या है, क्योंकि वो ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, या आपकी वैदिक ज्योतिष क्लिष्ट है और अंक ज्योतिष सरल है। वो अंकों का कमाल है भाई। अंक क्या है? हमारे जीवन में अंक काम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम पैदा होते हैं तो भाई पहले पंडित जी आते, तिथि कौन सी है? बोले पंचमी है, यानी 5वां अंक आ गया हमारा। इसी तरह से हम कहीं भी, हमको किसी के मकान में जाना, वही मकान नंबर क्या है उसका? उन्होंने कहा वही मकान नंबर 205 है। गली नंबर क्या है? बोले 5 है। आप किसी वाहन में जा रहे हैं, उसमें भी अंक लिखे हुए हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको मतलब आप उठते ही देखते हैं भाई कितने बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। तो इन अंकों का, ये अंक भी हमारे जीवन पर कुछ काम करते हैं, यानी ये अंक हमारे साथ क्यों लगे हुए हैं? कुछ ना कुछ हमको दिशा देते हैं। तो हम अब अगला एपिसोड आपको अंक ज्योतिष पर देंगे। धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को फॉलो अप जरूर करें और यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें। क्या है कि आप लोग फॉलो अप करते रहेंगे या सब्सक्राइब, हम आपसे दक्षिणा तो ले नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं। तो आप फॉलो अप करते रहेंगे या सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो ये बार बार इस पर रिपीट होगा, और जितना रिपीट होगा उतने लोगों का कल्याण होगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।